नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो। जैसा कि आपके साथ वादा किया था, वादे के अनुसार हम आपके लिए हाजिर हो गए हैं। ईवीएस की एक ऐसी रामबाण सीरीज, ठीक है। ईवीएस की एक ऐसी रामबाण सीरीज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिसमें आपको कंप्लीट ईवीएस करवाई जाएगी, ठीक है। ईवीएस का ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा ताकि आपका एग्जामिनर क्वेश्चन गलत करवा के आपका नंबर काट ले, ठीक है। हर एक टॉपिक की तरफ आपका हर एक छोटी से छोटी चीज आपकी समझाई जाएगी, ठीक है। और भाई आपके लिए मेहनत, मैं ऐसी मेहनत करके लाया हूं, दिखा देता हूं कैसे आपके लिए हैंड रिटन नोट्स में बना के लाया हूं। ये हैंड रिटन नोट्स आपके लिए रामबाण है, ठीक है। देखो भाई, ये बस सारे नोट्स आप देख सकते हो कि किस तरीके से बनाए हैं ये नोट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है और हर एक चीज आपके लिए बेहतरीन तरीके से होने वाली है। मतलब कि आज से जो हम शुरुआत करें हैं वो हम पर्यावरण को पढ़ेंगे और एक ऐसे नए तरीके से ईवीएस पढ़ने का काम हम करेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिल पाए। क्लास डेली होंगी, डेली आपको रिकॉर्डेड ही मिलेंगी। और भाई बात हम कर रहे हैं कि देखो, कईयों के कमेंट आते हैं कि सर स्मार्ट बोर्ड ले आओ, ठीक है। फिलहाल अगर आप सपोर्ट करते हो तो एक दिन ऐसा भी होगा, स्मार्ट बोर्ड भी आएगा, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड भी आएगा अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करते हो और बहुत अच्छे तरीके से आप हमें सपोर्ट करते हो, ठीक है। आपका सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अगर वीडियो तक बने रहते हैं तो मेरे को और मज़ा आएगा। चाहे आप लाइक करो या ना करो, मैं इस सीरीज को जरूर कंटिन्यू रखूंगा। ये मेरा आपसे वादा है कि चाहे एक व्यूज आए, दो व्यूज आए, कितने भी व्यूज आए, ये सीरीज कंटिन्यू होगी। और ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं भाई। आज की बहुत बहुत बातचीत होगी आपसे। सबसे पहले देखते हैं ये पर्यावरण क्या होता है भाई। पर्यावरण, इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट बना है परि प्लस आवरण से। परि का अर्थ होता है चारों, आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। जो इन्वायरमेंट है वे फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से लिया गया है, जिसका अर्थ है घेरे हुए। जिसका अर्थ क्या होता है, घेरे हुए। इन्वायरमेंट दो चीजों से बना है, एक तो बायोटिक घटक होते हैं और एबायोटिक, जैविक और अजैविक। पर्यावरण की परिभाषा देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो आपको बता देना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, ठीक है। पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर तरफ घेरे भौतिक एवं जैविक, भौतिक एवं जैविक, फिजिकल, फिजिकल जो होता है जैसे कि पहाड़ हो गए या फिर आपके पेड़ हो गए, ठीक है, पेड़, चट्टाने। और जैविक, जैविक मतलब जितने भी जीव हैं उनके दोनों के बीच में अंतःक्रिया, इंटरेक्शन, उसी को पर्यावरण बोला है। उसी को क्या बोला, पर्यावरण। पर्यावरण अधिनियम 1986 के अनुसार, ठीक है भाई। और भाई वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस आपको सुनाई दे सकती है, छोटी मोटी सुनाई दे सकती है, इग्नोर आप करना प्लीज, ठीक है। आगे देखते हैं कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इनको बांटा गया है। एक तो नेचुरल में, एक मैन मेड है। नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से, मैन मेड जो आदमी ने बनाए हैं। इन नेचुरल को दो भागों में बांटा गया, बायोटिक और एबायोटिक। और इन्वायरमेंट यही होता है, बायोटिक प्लस में एबायोटिक जब मिल जाते हैं तो ही इन्वायरमेंट होता है। बायोटिक में आपके आते हैं प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं, जो खाना हमें देते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। कंज्यूमर, जो इनको प्रोड्यूसर को खाते हैं। और डीकम्पोजर, जो भाई जो चीजें मर जाती हैं, मरत गली एवं सड़ी चीजों को खाते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। एबायोटिक क्या होती है, एबायोटिक से आप ऐसा याद रखो कि ये प्राकृतिक है, ना ये खा सकती हैं, ना ये बोल सकती है, ना सांस ले सकती हैं, बस है ये नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक रूप से है। इसमें जैसे मृदा होगी, खनिज हो गया, जल हो गया, लवण हो गया, तापमान हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, घास के मैदान। मैन मेड में आपने सभी को पता है, सड़क आती है, भवन आते हैं, समाज आता है, ये सारे के सारे मैन मेड है, ठीक है जी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। भाई पर्यावरण के कितने एलिमेंट्स होते हैं, तीन एलिमेंट है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल। कौन कौन से, स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल।
अगर इन तीनों के मिले जुले स्वरूप को, जो ये कॉमन एरिया है, मतलब मिला जुला स्वरूप क्या कहलाता है? जैवमंडल, जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। भाई जहां पे स्थल होगा, वायु होगी और जलमंडल होगा, वहीं तो लाइफ बनेगी, और उसी को क्या बोला जाता है? जैवमंडल बोला जाता है। उसके बाद हम स्थलमंडल को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। स्थलमंडल होता है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको लिथोस्फीयर। क्या बोला जाता है? लिथोस्फीयर। और ध्यान से यहीं से इंपॉर्टेंट चीजें आपकी बननी शुरू हो जाती है। पृथ्वी की बाहरी परत पर जिस प्रकार महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं, स्थलमंडल कहलाती है। जहां पर महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स है। ठीक है। महासागर कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? यही स्थलमंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल भाग पर स्थल कितने परसेंट है? 29% है। याद रखो, स्थल कितने परसेंट है? 29% है। और जल कितने परसेंट है? 71% है। जल कितने परसेंट है? 71% है। सतल कितना है? 29। कितना है? 29। जल कितना है? 71 है। जल कितना है? 71 है जी। आगे चलेंगे। पृथ्वी के भू क्षेत्र पर जल और स्थल का अनुपात, भू क्षेत्र पर जल और स्थल का अनुपात अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो वो 3:7 है। 3:7 है। 3:7 है। बताइए मैंने स्थल कितने परसेंट बताया था? बताया था मैंने 29%। अगर पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर है, और ये नेपाल में स्थित है। पृथ्वी की अधिकतम गहराई वाला स्थान मैरियान गलत, जो कहां पर है? मैरियान गलत प्रशांत महासागर में है। कहां पे है प्यारे बच्चों? प्रशांत महासागर में है, और लगभग 11 किलोमीटर इसकी क्या है? गहराई है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई व गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। देखो भाई, इन दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है। आई बात समझ में? आ गई? क्या ऐसे नोट्स और ऐसे तरीके से आपने ईवीएस पढ़ी है कभी? बता देना। ठीक है। ईवीएस मैं बताऊंगा कि आप ईवीएस में कैसे 100% स्कोर करोगे, 30 में से 30 स्कोर करोगे आप। ऐसी सीरीज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ऐसे नोट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है जी। आगे देखते हैं। स्थलमंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में मोटा, जो महाद्वीपीय है ना, जो स्थल है, भाई वो तो होगा कि स्थल जहां पे महाद्वीपीय क्षेत्र है वहां पे मोटा होगा। अरे 40 किलोमीटर तक की मोटाई हो सकती है। और महासागरीय क्षेत्र में पतला सा होता है। ये कितना होता है? 12 से 20 किलोमीटर का। ठीक है। समझे आप कुछ? मतलब कि जो हमारे महाद्वीप जो हैं, हमारे महाद्वीपीय क्षेत्र हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, यार तो जमीन तो मोटी होगी। ये जहाँ पे देखो, एक ये है और यहाँ पर समुंदर है, तो जो ये जमीन की मोटाई है ना, ये पतली होगी, तो ये 12 से 20 किलोमीटर। अब आगे है, कुछ सब टॉपिक्स पढ़ने होते हैं स्थल मंडल के अंतर्गत। स्थल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? देखो भाई, स्थल मंडल में ये सारी चीजें स्थल पर ही हैं। जैसे हमें चट्टानों के बारे में पढ़ना होता है, क्योंकि ये भी स्थल में ही आती हैं। वोल्केनोस होती है, वोल्केनो से भी आपका क्वेश्चन बनता है। अर्थक्वेक, भूकंप से भी आपका क्वेश्चन बनता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफिक, विभिन्न तरह की स्थलाकृतियां, ये अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, पर मैंने ले लिया है। आगे कभी बन जाए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। कॉन्टिनेंट से, महाद्वीपों से 100% आपके क्वेश्चन बनता है। ठीक है। पर्वत और पठार से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान से पढ़नी होगी। ठीक है। और आज मैं आपको इन सब टॉपिक्स में क्या कराऊंगा, सबसे पहले वो देखते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें रॉक, वोल्केनोस और अर्थक्वेक, ये 3 टॉपिक आपके बहुत अच्छे से कराऊंगा। ठीक है। और आपको अगर इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है। सब फ्री है, बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है। कोई भी कुछ वो है नहीं कि कुछ भी पेड हो, फिलहाल कुछ भी पेड नहीं है। और ये सीरीज आगे आने वाले, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो केवीएस हो, कुछ भी हो, उसमें ये रामबाण होने वाली है। ठीक है जी। तो शुरुआत करते हैं। ज़्यादा वो कर दिया मैंने। ठीक है। आगे देखते हैं रॉक्स, चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। पृथ्वी की सतह जिसका कठोर भाग है चट्टान कहलाती है। जो पृथ्वी का कठोर भाग है ना, वह चट्टान कहलाती है। जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। और भाई जो पृथ्वी की बाहरी परत है ना, उसकी जो मूलभूत इकाई है, मतलब अगर आपको पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है ना, तो उसमें चट्टानें दिखाई देंगी। ठीक है।
उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें 3 प्रकार की हैं। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? इग्नियस रॉक, हिंदी में आग्नेय चट्टान बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टानें बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक, कायांतरिक चट्टानें बोलते हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री, मेटा। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटा, ठीक है। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटा, ठीक है। याद रखना है कि ये 3 प्रकार की चट्टानें हैं। इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टानें, मेटामॉर्फिक चट्टानें, कायांतरिक चट्टानें जिन्हें बोलते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले यही देखते हैं कि आग्नेय चट्टानें क्या होती है। इग्नियस रॉक 3 प्रकार की थी, इग्नियस थी, सेडिमेंट्री थी, मेटा थी, ठीक है। इग्नियस रॉक है क्या है कि आग्नेय, आग, ठीक है। आग क्या होती है? आग से रिलेटेड है मैग्मा, ठीक है। मैग्मा तथा लावा के जमने से बनती है। मैग्मा तथा लावा के जमने से बनती है इग्नियस रॉक। अब इसमें याद कर रखना है, कैसे याद रखना है? एक तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पेगमाटाइट, डायोराइट है, ठीक है। कौन कौन सी है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट और ग्रेबो, ये हैं, ये सारी की सारी याद रखनी है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट, ठीक है, ठीक है। ग्रेनाइट बेसाल्ट, पेगमाटाइट डायोराइट, ठीक है। ऐसा याद करो, ग्रेनाइट बेसाल्ट, पेगमाटाइट डायोराइट और ग्रेबो। आग्नेय चट्टान स्थूल रहित, कठोर संघन और जीवाश्म रहित होती है। जीवाश्म रहित, इनमें कोई जीवाश्म नहीं मिलता। वैसे देखो, वो मैग्मा एकदम ठंडा होगा तो इतना सख्त हो जाएगा, उसमें कैसे जीवाश्म हो सकता है? नहीं होगा उसमें जीवाश्म, ठीक है। जीवाश्म क्या होता है? कई वो ऐसे कठोर हिंदी आ जाती है, कई समझ ही नहीं पाते। जीवाश्म होता है जैसे कि ईंधन हो गया, कुछ भी, चाहे वो पेट्रोल हो गया, तेल हो गया, या और भी खनिज पदार्थ हो गए, ठीक है, वे जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से ये संपन्न होती है, ठीक है। मतलब जीवाश्म में तेल वह नहीं मिलेगा, वो आर्थिक रूप से संबंध हो, क्योंकि इनमें लोहा मिल जाएगा, खनिज ये पदार्थ मिलेंगे, लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, ये सारी चीज मिल जाएंगी। पर जीवाश्म, तेल, ठीक है, तेल हो गया, तो या गैसेज होगी, कोई भी ये जीवाश्म ईंधन होते हैं, ये नहीं मिलते हैं। पर इनमें तांबा हो गया, जस्ता हो गया, लोहा हो गया, ये सारी चीज मिलती हैं, ठीक है। और सोना, प्लेटिनम में सारी मिल जाती हैं भाई। अब देखो कौन कौन सी चट्टानें हमने पढ़ी थी कि जो इग्नियस रॉक्स के अंतर्गत आती है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट। इग्नियस, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट और ग्रेबो। जो हमने सबसे पहले जो ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं। ग्रेनाइट के कितने प्रमुख घटक है? 2 हैं, एक सिलिका है और एक एल्यूमिनियम है। ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक है प्यारे बच्चों, एक सिलिका है और एक एल्यूमिनियम है, ठीक है, याद रखो। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा अधिक होती है भाई किस चट्टान में लोहे की मात्रा अधिक पावा है? बेसाल्ट में पावा है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट और डायोराइट, याद करी थी, बिल्कुल करी थी। आगे है, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस चट्टान से, किस रॉक से आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट से। पेगमाटाइट, कोडरमा, झारखंड में एक जगह है कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। मैं जो अभ्रक है किन शैलों में मिल रहा है? पेगमाटाइट में। अभ्रक किस मिल रहा है? पेगमाटाइट में मिला है, ठीक है। कोडरमा झारखंड में जो अभ्रक प्राप्त होता है वो इन्हीं शैलों से होता है। अब कुछ आग्नेय चट्टानी पिंड होते हैं। मैग्मा ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बने होते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बने होते हैं, ठीक है। अब कुछ आग्नेय चट्टानी पिंड पढ़ लेते हैं। उनमें से एक पिंड याद रखना है, एक है, उसका नाम है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। पूछा जाए कि सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कौन सा है, तो आपको बता देना है जी, वो है अपना बैथोलिथ। यह अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। जो ये सारे भी आग्नेय चट्टानी पिंड होते हैं, जब आग्नेय चट्टानी पिंड क्या होते हैं, जब वोल्केनो इरप्शन होता है, जब लावा बाहर आता है, तो कुछ पिंड की आकृति बना लेते हैं, मैग्मा ठंडा हो जाता है, ठीक है। यह मैग्मीय पदार्थ का वृत्त पिंड है, मतलब सबसे बड़ा अगर पूछ लिया जाए तो बैथोलिथ है। जो
भूपर पट्टी की गहराई में ठंडा होता है, जो भूपर पट्टी की गहराई में ठंडा होता है और बड़े गुंबद के रूप में विकसित होता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं, जिसके किनारे कैसे होते हैं, खड़े। यह मूलतः ग्रेनाइट से बना होता है। यह मूलतः किससे बना होता है प्यारे बच्चों? ग्रेनाइट से बना होता है। और लोहे की मात्रा किसमें सबसे ज्यादा होती है भाई? बेसाल्ट में होती है। किस में होती है? बेसाल्ट में होती है। एक सबसे बड़ा यूएसए का इदाहो बैथोलिथ नाम है, बैथोलिथ का इदाहो बैथोलिथ 40,000 किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। मतलब ये कहाँ होते हैं? धरती के अंदर होते हैं, पिंड की आकृति। ठीक है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। ठीक है, इदाहो से ही बड़ा है कनाडा का। एक दूसरा होता है हमारे स्टोक होते हैं। पहला बैथोलिथ पड़ा, सबसे बड़ा कैसा होता है? सबसे बड़ी आग्नेय चट्टानी पिंडों में से सबसे बड़ा अगर पूछ लेते हैं तो बैथोलिथ होता है। उसके बाद हमारा आता है स्टोक। स्टोक क्या होता है? छोटे आकार के बैथोलिथ को, छोटे आकार का बैथोलिथ क्या होता है? स्टोक होता है। 100 वर्ग किलोमीटर का इसका होता है। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। और बैथोलिथ के किनारे कैसे होते हैं? जो इससे पहले बड़ा बैथोलिथ के किनारे कैसे होते हैं? खड़े किनारे होते हैं। उसके बाद नाम आता है लैकोलिथ का। जब मैग्मा ऊपरी परत को जोर से ऊपर उठाता है, मतलब ऊपरी परत को जब जोर से ऊपर उठाता है तो गुंबदाकार से जम जाता है। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह छतरीनुमा आकृति, लैकोलिथ की आकृति कैसी होती है? छतरीनुमा। लैकोलिथ की आकृति कैसी होती है? छतरीनुमा, याद रखो। ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो अमेरिका का पश्चिमी भाग है ना, उसमें सबसे ज्यादा लैकोलिथ पाए जाते हैं। लैकोलिथ क्या करती? छतरीनुमा होती है। लैकोलिथ बरहीवर्दी ज्वालामुखी पर्वत का अंतर्वेदी प्रतिरूप है। ठीक है, ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना कि लैकोलिथ क्या करती है भाई? छतरीनुमा होती है। बस छतरीनुमा हो कैसे जाती है कि धरती के अंदर अंदर मैग्मा एकदम ऊपर आओगा और इमेजिन करके देखो, अरे वो क्या करेगा? एकदम धरती ने ऊपर उठाओगा तो एक छतरी ऊपर तक गुंबद दिखेगा, पर वो छतरी की आकृति ले लेंगे। ठीक है, आई समझ में? आ गई। उसके बाद लैपोलिथ क्या होता है? जब मैग्मा जमकर तस्त्रीनुमा आकार किसका होता है? लैपोलिथ का। छतरीनुमा आकार किसका होता है? लैकोलिथ का। अरे भाई बैथोलिथ का तो बड़ा सा पिंड होता है, सबसे बड़ा अर्गुमन जैसा, और किनारे खड़े। अगर लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। फैकोलिथ कहाँ मिलते हैं? जब मैग्मा लहरदार आकृति जमाता है। फैको, ऐसे याद रखो, अगर आप किसी चीज को, अगर मान ले आपके पास कोई मिट्टी है, अगर आप उसको ऐसे फेंक देते हो तो वो क्या उनके में लाइन 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 सी आ जाती है। तो लहरदार आकृति किसकी होती है? फैकोलिथ की। सील क्या होती है? जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है। धरती की पृष्ठ है और उसमें समांतर परत का जिक्र आ गया, जिसमें मैग्मा समांतर परत में फैल रहा है, तो वह सील है। क्या है? वो सील है। ठीक है। इसकी मोटाई 1 मीटर से सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। यह छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाए जाते हैं। भारत में सील कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ और झारखंड में। भारत में सील कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहते हैं। 1 मीटर से अगर कम मोटाई है तो उसको क्या बोला जाता है? सीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? सीट बोला जाता है भाई। अब बात करते हैं डाइक क्या होती है। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। लंबवत परपेंडिकुलर अगर कोई धरती में दरार है, उसमें मैग्मा जम गया तो वो डाइक कहलाता है। फैकोलिथ क्या कहलाता है? लहरदार। फैकोलिथ। ठीक है, नहीं, हाँ, फैकोलिथ क्या होता है? लहरदार। ठीक है, और समझ में आई? और बहुत सी स्थलाकृति कहूँ, बहुत से हमने आग्नेय चट्टानी पिंड पढ़े हैं, और सील आपको समझ गया होगा कि समांतर परतों में जमता है। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए होंगे याद। एक दूसरी चट्टानें आती हैं, अवसादी चट्टानें। क्या मैं एक बार आपसे क्वेश्चन पूछ लूं? क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं? आप मेरे को बताओ कि आग्नेय चट्टानों के उदाहरण दो। आग्नेय चट्टानों के उदाहरण। आग्नेय चट्टानों में कौन कौन सी हैं? ठीक है, मैं बोल के बता देता हूं। ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पेगमाटाइट है, डायोराइट है, ग्रेबो है। क्या ये चट्टानें पड़ी हैं? और सारी की सारी अगर साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम क्या करना होगा? ज्वाइन करना होगा जी आपको, तभी आपको ये मिलेंगे। ठीक है, और बिल्कुल फ्री मिलेंगे, कोई पैसा नहीं। और मैं बता रहा हूं, ऐसे नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। लेवल
ऐसा मेंटेन किया भाई। अवसादी चट्टाने देख लेते हैं भाई। अवसादी चट्टाने देखते हैं, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टाने किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस परत में निर्मित हो जाती है। इन्हें अवसादी चट्टाने कहते हैं। अवसाद क्या होते हैं? सेडिमेंट, मतलब छोटी छोटी चट्टाने, छोटे छोटे पत्थर जमा हो गए, फिर उन पर दाब पड़ गया। क्या पड़ गया? दाब और ताप के कारण, दाब और ताप के कारण, प्रेशर और टेम्परेचर के कारण ये परतनुमा परत बन जाती है। इनके बीच में ऐसी ऐसी छोटी छोटी परत बन जाती हैं। इनको अवसादी चट्टाने बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स किन से बने होते हैं? सेडिमेंट से, रॉक के सेडिमेंट से बनी होती है, सिंपल। ठीक। अब देखो जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना, कांग्लोमेरेट, नमक के चट्टाने। ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा, कई बार एक चीज देखी होगी आपने कि जैसे कि आप बलुआ पत्थर को देखेंगे तो उसमें ना छोटी छोटी लाइनों परतों से अलग ही पता चल जाएगा, परत परतदार होगी। इन समय में परतें होंगी, चूने में, नमक की चट्टानों में। सारे याद रखना आपको, बलुआ पत्थर सेडिमेंट्री का उदाहरण है, नमक की चट्टाने, बलुआ पत्थर, चूना और कांग्लोमेरेट। ठीक है। अवसादी चट्टाने परतदार होती हैं। पूछ ले जाता है कि कौन सी चट्टाने परतदार होती है, तो अवसादी चट्टाने कैसे होती है भाई? परतदार होती है। अवसादी चट्टानों में वनस्पति व जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि परत होगी, परतों के बीच में तो जीवाश्म फंसेंगे और वहां पे उम्मीद होती है कि हमें प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक तेल मिल जाए। इन चट्टानों से लोहा, अयस्क, फास्फेट, कोयला व सीमेंट बनाने की चट्टान भी पाई जाती है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। पता चल गया क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनके बीच में जीव जंतु फंस जाते हैं और दाब के कारण उनका तेल बन जाता है भाई। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि दामोदर नदी, महानदी और गोदावरी नदी की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। अब मैं बताने की जरूरत नहीं है कि यह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कौन कौन सी नदी वह है भाई? दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी नदी की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। समझ गए? और कोयला हमारा कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। इतना मैंने बता दी, झारखंड की जगह आपको बतानी पड़ेगी खुद। कोयला झारखंड में पाया जाता है, पर झारखंड में भी कहाँ पाया जाता है ये चीज आपको गूगल से सर्च करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे कायांतरिक चट्टाने। कायांतरिक चट्टाने क्या होती हैं भाई? ताप, दाब व रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण आग्नेय अवसादी चट्टाने कायांतरित हो जाती हैं, मतलब उनका रूप बदल जाता है, और रूप जो बदलता है उसके बाद जो चीज बनती है उसको कायांतरिक चट्टाने बोलती है। इसमें होता है हमारा स्लेट, संगमरमर और नाइसिस्ट। स्लेट, संगमरमर और नाइसिस्ट। स्लेट, संगमरमर और नाइसिस्ट। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो भाई चट्टानों का रूपांतरण और क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है। आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण। सबसे पहले ये आग्नेय चट्टाने हैं, मैंने बताई थी आग्नेय चट्टाने कौन कौन सी हैं? ग्रेनाइट, साइनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, बिटुमिन, कोयला। इनको ही याद रखना है। ठीक है। वैसे तो आग्नेय चट्टाने में मैंने बताया था ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, डायोराइट, पर जो याद करने में यही है। ठीक है। जो नोट्स में लिख रखा है सिर्फ उनको पढ़ जाना। ठीक है। और ये टॉपिक मैं ऐसा करा रहा हूं, अगर एग्जामिनर हाई लेवल पे जाता है तो वो यहीं से पूछेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है फिर कोई भी पूछने का। ठीक है। वैसे मैंने जो ईवीएस है जो होनी चाहिए वो मैंने पहले की क्लासेस में पढ़ा दी है। ठीक है। पहले की क्लासेस में चाहे वो मैंने 30-30 मिनट की 2 वीडियो गेरी हो, वे तो आप 1-2 दिन में उनको तो देख ही लेना, ताकि रिवीजन आपका सही तरीके से होता रहे। और बाकी 3 मैराथन और ले रखी है। ठीक है। 3 मैराथन और ले रखी ईवीएस की। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेनाइट है भाई। ग्रेनाइट किस में बदलता है? नीस में। साइनाइट किस में बदलता है? साइनाइट नीस में। जो पीछे नाइट है उसका नीस बन जाता है। ठीक है। साइनाइट का साइनाइट नीस। ग्रेबो का सरपेंटाइन, ग्रेबो का सरपेंटाइन। ठीक है। ग्रेब माने क्या होता है? पकड़ना। वैसे ट्रिक बता रहा हूं, अगर आप किसी चीज को पकड़ते हो तो उस किस में डालते हो? पेंट में। ठीक है। बेसाल्ट का क्या बनता है? सिस्ट। बेसाल्ट का क्या बनता है? सिस्ट। ठीक है। बेसाल्ट का क्या बनता है? सिस्ट। बेसाल्ट को कैसे याद रखो? बेल्ट से। अगर आप किसी को बेल्टों से किसी
मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई आदमी सुधर नहीं रहा है तो आप उसको बेल्टों से क्या बना दोगे, शिष्ट बच्चा बना दोगे, बिल्कुल ठीक है। बिटुमिन कोयला किस में बदलता है, ग्रेफाइट में। बिटुमिन कोयला किस में बदलता है ग्रेफाइट में। और उसके बाद अवसादी चट्टानों का रूपांतरण देख लेते हैं। सपिंड किस में बदलता है, सपिंड शिस्ट में। सपिंड शिस्ट में। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में। बलुआ पत्थर का रूपांतरण क्वार्टजाइट में होता है। सेल का स्लेट में। चूना पत्थर बदल जाता है संगमरमर में। चूना पत्थर कैसे बदल जाता है, संगमरमर में। और लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयले में। लिग्नाइट कोयला बदलता है एंथ्रासाइट कोयले में। लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट कोयले में बदलता है। सपिंड सिस्टम में। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में। सेल स्लेट में। चूना पत्थर संगमरमर में। और लिग्नाइट कोयला एंथ्रोसाइट कोयला में। लिग्नाइट एंथ्रोसाइट कोयला में बदलता है। समझ गए। कायांतरिक चट्टानों का भी रूपांतरण होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्लेट। स्लेट का क्या होगा, फाइलाइट में। फाइलाइट में स्लेट, फाइलाइट में, और फाइलाइट का सिस्ट में। ठीक है, स्लेट का, फाइलाइट का और फाइलाइट में सिस्ट में। स्लेट का, फाइलाइट में और फाइलाइट का सिस्ट में। ठीक है। और भाई ये अपने आयुष शर्मा ईवीएस बेस्ट क्लास नोट्स है। ठीक है, मेरा मन था इनको पेड करने का कि मैं इनको पेड दे दूं। ठीक है, 50 रुपये वो कर लो, फिर मैंने सोचे नहीं देंगे, पेड फ्री ले लो। ठीक है, फ्री आपको कराएंगे। ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से इस सीरीज को प्यार दोगे तो मेरे को और अच्छे से, क्योंकि अंदर से जोश आएगा और मैं आपको बहुत अच्छे से पूरे जोश में आपको ये सीरीज करवाऊंगा। ठीक है, बीच में नहीं छोड़ूंगा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई वोल्केनो। ठीक है, दूसरा सब टॉपिक क्या भाई, वोल्केनो है। ज्वालामुखी भूपटल का वह प्राकृतिक छेद है या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, भाप, राख तथा अन्य गैसों के रूप में बाहर आता है। ठीक है, वो है क्या, हमारा ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। देखो ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में, कार्टून में, जो ये मुंह होता है उसको क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, क्रेटर बोलते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंडर। जो लावा हवा में उड़कर ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है उसे क्या बोलते हैं, सिंडर। सैंड से रिलेट कर सकते हो कि लावा का जब इरप्शन होता है तो छोटी छोटी सैंड होती हैं और जो ठंडी होकर क्या हो जाती है, सिंडर का रूप ले लेती है। ठीक है। उद्गार मतलब एरप्शन में निकलने वाली गैसों का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। पेल टीयर्स की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय होती है। पेल टीयर्स की उत्पत्ति कब होती है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय। ठीक है, पेल टीयर्स, समझ में आया, यह बात याद रखनी है। उद्गार अवधि के अनुसार वोल्केनो 3 प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, उद्गार अवधि मतलब उनमें इरप्शन कब तक होगा, कब कितना समय हो गया है, ये इस आधार पर बांटा गया है 3 प्रकार को ज्वालामुखी में। एक तो एक्टिव वोल्केनो जिनमें उद्गार होता रहता है, एरप्शन होता रहता है। डोरमेंट वोल्केनो होती हैं और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, मतलब बहुत टाइम हो गया इसमें तो उद्गार हुए, इनमें कदे हुआ है। ठीक है, इस प्रकार जैसे कि हम देखते हैं एक्टिव वोल्केनो जिन्हें स्क्रिया ज्वालामुखी कहते हैं, इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है। वर्तमान विश्व में एक्टिव वोल्केनो की संख्या 500 है। पूरे विश्व में एक्टिव वोल्केनो कितने हैं भाई, 500 एक्टिव वोल्केनो हैं। ठीक है, इनमें से प्रमुख है जैसे कि स्ट्राम्बोली इटली का वोल्केनो है। स्ट्राम्बोली वोल्केनो कहाँ का है, इटली का है। और एटना भी इटली का है। ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं स्ट्राम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोला जाता है, स्ट्राम्बोली वोल्केनो को। इसमें एरप्शन होता रहता है। 2 प्रमुख जो हैं, एक तो एटना है और स्ट्राम्बोली, दोनों के दोनों इटली में है। ठीक है जी, समझ में आई। अच्छा जी, आगे देखते हैं कि एक है कोलिमा वोल्केनो जो कि मैक्सिको में है। मैक्सिको मतलब नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, कोलिमा वोल्केनो की था मैक्सिको में। विश्व का सबसे बड़ा वोल्केनो या फिर एक्टिव वोल्केनो की पूछ ले तो किलायू है जो हवाई द्वीप पर है। सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो कौन सा, किलायू। सबसे एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, किलायू। अरे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं,
स्ट्राम्बोली और एटना दोनों इटली में है। कोलिमा कहाँ है? मैक्सिमो में, ठीक है, याद रखना है। डोरमेंट वोल्केनो जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ लेकिन उद्गार हो सकता है, मतलब हुआ तो नहीं पर होने की संभावना है, उसको डोरमेंट है। इसको ऐसा रखो, डोर मतलब डोर पे कति दरवाजे पर खतरा खड़ा है। जैसे कि है विसुवियम। विसुवियम कहाँ का है? विसुवियम है भाई भूमध्य सागर में विसुवियम। और भूमध्य सागर में ही, भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ बोलते स्ट्रेम्बोली इटली में। कराकाटोवा सुंडा जल डमरू मध्य। अब कमेंट करोगे कि ये सुंडा जल डमरू मध्य कहाँ है, किन किन के बीच में है? जल डमरू मध्य क्या होती है? एक जल की संधियां होती हैं, ठीक है, जिसे जल डमरू मध्य बोलते हैं। और ये सुंडा जल डमरू मध्य कहाँ है? और ये आपको कमेंट में बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताएंगे। फ्यूजीनामा कहाँ है? जापान में। मेयन फिलीपींस में। मेयन ज्वालामुखी फिलीपींस में। मेयन कहाँ पे? फिलीपींस में। फ्यूजीनामा जापान में। कराकाटोवा सुंडा जल डमरू मध्य। विसुवियम भूमध्य सागर में। विसुवियम की तब भूमध्य सागर में, ठीक है। और ये बिल्कुल आसान है, सुंडा जल डमरू मध्य है, ठीक है, आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। आगे देखेंगे एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो जिसे शांत ज्वालामुखी बोलते हैं, जिसे शांत ज्वालामुखी बोलते हैं भाई, वैसा वोल्केनो जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है। जैसे कि को सुल्तान ईरान में है, या देवबंद पोपा म्यांमार में है। पोपा की तो म्यांमार में है, ठीक है। पप्पा मम्मा किलिमंजारो अफ्रीका में है। माउंट किलिमंजारो भी अफ्रीका में है, और किलिमंजारो वोल्केनो भी अफ्रीका में। चिम्बराजे दक्षिण अफ्रीका में। चिम्बराजे दक्षिण अफ्रीका में। किलिमंजारो अफ्रीका में, चिम्बराजे दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है जी। आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि टोटल एक्टिव वोल्केनोस का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के परिमेखला को फायर रिंग ऑफ पैसिफिक बोलते हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर में एक जगह है जिसका नाम है परिमेखला, ठीक है। मतलब उसमें क्या है भाई, वह ऊड़े प्रशांत महासागर में जितने भी एक्टिव वोल्केनो देखोगे ना सारे प्रशांत महासागर में, इसलिए उसको फायरिंग ऑफ पैसिफिक बोलते हैं, फायरिंग ऑफ पैसिफिक बोलते हैं, ठीक है। सबसे अधिक एक्टिव वोल्केनो अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। अमेरिका देखो दोनों ए है ना, ए वाले महाद्वीप ऐसे याद रखना है, ठीक है। एशिया, ठीक है, अमेरिका और एशिया। अमेरिका और एशिया महाद्वीप के तटों पर सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी वोल्केनो नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी वोल्केनो नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। गेसार क्या होता है? बहुत से वोल्केनो के उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल वाष्प अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। मतलब कि गेसर होते हैं, जब वोल्केनो होती है लावा होता है गर्म, और पानी के कांटेक्ट में जब आता है तो पानी बढ़ जाता है भाप, और एकदम भाप ऊपर जाओगी तो उसको गेसर बोलते हैं, ठीक है। गीजर गैजर जैसा आप समझ सकते हो, ठीक है। और ओल्ड फेथफुल गेसर कहाँ है? ओल्ड फेथफुल गेसर कहाँ है, ठीक है, यूएसए के येलोस्टोन पार्क में। यूएसए के येलोस्टोन पार्क में पाया जाता है। ओल्ड फेथफुल गेसर कहाँ है? यूएसए के येलोस्टोन पार्क में, ठीक है। आगे धुआंरे, जिनको क्या बोलते हैं? फम रोल्स वोल्केनो रिएक्शन के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इनसे जलवाष्प और गैसें निकलती हैं। मतलब जो वोल्केनो का इरेप्शन के बाद जो अंतिम पार्ट होता है उसमें ये धुआंरे मतलब थोड़ी थोड़ी सी गैस निकलती हैं, जलवाष्प निकलते हैं। ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स किसे कहा जाता है? अलास्का, यूएसए। ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स किसे कहा जाता है? अलास्का, यूएसए को, ठीक है। और भाई जो प्रशांत महासागर का परिमेखला फायर रिंग्स बोलते हैं उसको ओल्ड फेथफुल गेसर यूएसए में है, और ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स अलास्का यूएसए को बोला जाता है जी, ठीक है। आगे को सुल्तान मैंने बताई थी ईरान में है, ठीक है। हाइट द्वीप प्लेंटी खाड़ी न्यूजीलैंड में। फेमस फम रोल्स यहीं पे हैं, जैसे कि को सुल्तान ईरान में है। आगे विश्व का सबसे उच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कैटापैक्सी, वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? कैटापैक्सी, इक्वाडोर में।
विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक्टिव वोल्केनो ओजोस डेल सेलाडो, ओजोस डेल सेलाडो। ज्वालामुखी पर्वत पूछ ले तो कैटापेक्सी है, और सबसे ऊंचा एक्टिव ज्वालामुखी पूछ ले तो ओजोस डोस सेलाडोस एंडीज पर्वतमाला में। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला में, एंडीज पर्वतमाला कौन सी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है भाई, अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। विश्व का शांत वोल्केनो कौन सा है, सबसे बड़ा शांत, अकांकागुआ, एंडीज पर्वतमाला में। यह भी कहाँ है, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, आई बात समझ में आ। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप। जियोलॉजी की एक विशेष शाखा है जिसे भूकंपों का अध्ययन कहा जाता है। भूकंपों का अध्ययन क्या होता है, सिस्मोलॉजी, और जहां से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो सिस्मोग्राफ होता है। भूकंप 3 तरह के कंपन होते हैं। भूकंप में कितने तरह के कंपन होते हैं, या फिर कितनी तरह की वेव्स निकलती हैं, तो 3 तरह की वेव्स देखने को मिलती है। प्राइमरी वेव्स, जिनको पी वेव्स के नाम से जानता है, सेकेंडरी वेव्स, और क्या होता है, एल वेव्स, सरफेस वेव्स। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी वेव्स। पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से गुजरती है भाई। प्राइमरी वेव ना, चाहे किसा हो, जल हो, थल हो, चाहे किसा भी माध्यम हो, सारे में तक गुजर जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक कोई बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, प्राइमरी वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अगर ठीक लगे तो ज्यादा। प्राइमरी वेव्स पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से किसी भी मीडियम उसमें तक गुजर जाएंगे, प्राइमरी। ठीक है, आगे है औसत इनका वेग कितना होता है, 8 किलोमीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है। 8 किलोमीटर पर सेकंड क्या होती है भाई, इनकी स्पीड होती है भाई। सभी तरंगों से अधिक गति पृथ्वी से गुजरने के लिए अपनाया गया मार्ग होता है नतोदर, मतलब नीचे, नतोदर। ठीक है, नतोदर मार्ग होता है। यह ध्वनि तरंगों की तरह अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, मतलब ये जैसे कि ध्वनि की तरंग नहीं होती है, वैसे ही प्राइमरी वेव्स होती है, जिसके कारण चट्टानों में संकुचन फैलाव लाती हैं। ठीक है, चट्टानों के बीच में फैलाव लाने वाली कौन सी वेव्स होती है, प्राइमरी वेव्स। ठीक है, केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजरती हैं। ठीक है, मतलब ये तो किसी भी माध्यम से गुजर जाए, कोई भी मीडियम हो, तो ये केंद्रीय भाग तभी यही गुजरेंगी। अगर किसी भी चीज में तो गुजर जाए तो केंद्रीय भाग तभी यही गुजरेंगी। ठीक है, आगे है सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स के बारे में देख लेते हैं। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। प्राइमरी वेव्स कैसी होती है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है, अब मैं ज्यादा डिटेल से बताऊं कि अनुप्रस्थ क्या होती है, अनुदैर्घ्य क्या होती हैं, तो ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा और ये अपने एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत आगे चला जाएगा। तो मैं सिर्फ इतना बता, जो अनुदैर्घ्य है वे प्राइमरी है, अनुप्रस्थ में सेकेंडरी है। यह तरंगे ठोस माध्यम से होकर तरल माध्यम में लुप्त हो जाती हैं। देखो, जो कि प्राइमरी वेव्स हमने पढ़ी थी वे सभी माध्यम से गुजर जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक माध्यम से गुजरती हैं, परंतु ये तरंगे ठोस से गुजरती है पर तरल में लुप्त हो जाती हैं। कौन सी, सेकेंडरी। औसत वेग होता है 4 किलोमीटर पर सेकंड का, और इनका था 8 किलोमीटर का। तरल पदार्थ में से नहीं गुजर सकती हैं, तरल पदार्थ में से नहीं गुजर सकती हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं धरातलीय तरंगे या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, या फिर लंबवतीय तरंगे इन्हें बोलते हैं। ठीक है, धरातलीय तरंगे या लंबी तरंगों के नाम से जाना जाता है। इनकी खोज HD लव ने की थी। HD लव ने करी थी। इन्हें लव वेव्स भी कहा जाता है, अन्य नाम है आर वेव, रे लाइट वेव। धरातल तक ही सीमित होती हैं। धरातल मतलब कि ये पृथ्वी है, ये ऊपरी भाग ना पृथ्वी का, तो इस धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ठीक है, ये ठोस तरल गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। वेग 1.5 से 3 किलोमीटर। प्राइमरी वेव्स भी किसी भी माध्यम से गुजर सकती हैं। ठीक है, और लव वेव्स भी किसी माध्यम से भी गुजर सकती हैं, पर जो सेकेंडरी वेव्स हमने पढ़ी थी वे पानी में से नहीं गुजर सकती। ठीक है जी।
सतही तरंगों अधिक विनाशकारी होती हैं, क्योंकि भाई ये सतह पर होती हैं और ये सतह पर कंपन होती है, और जो हमारी घर बिल्डिंग सारी होती है सतह पर बने होते हैं, तो सबसे खतरनाक जो विनाशकारी होती हैं ये हमारी लव वेव्स होती हैं। उनका प्यार प्यार में सब विनाश कर देती है। ठीक है, तो समझ लेना आपको प्यार करना है कि नहीं करना है। आगे देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग घनत्व पलाले पदार्थ बढ़ जाता है। जैसे कोई चीज कठोर है, अगर उसको मतलब कि कोई चीज है, तो एक बात बताना कि कंपन किस चीज में होगी, तरल में फालतू होगी या कठोर में। मतलब जिस चीज की डेंसिटी ज्यादा है ना उसमें कंपन ज्यादा होती है हमेशा। ठीक है, कम घनत्व वाले पदार्थों में वेग कम होता है। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। ठीक है, परावर्तित और अपवर्तित होती रहती है तरंगे। ठीक है, अब एक इमेज के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि देखो, जहां से भूकंप हुआ, यह भूकंप का होता है फोकस, और ये यहाँ से वेव्स आते हैं जिन्हें सेस्मिक वेव्स कहते हैं, और इनका असर धरातल पर दिखता है। ठीक है, इनका असर क्या होता है, धरातल से पर दिखता है। ये कैसे जनरेट होती हैं, यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, क्योंकि भूकंप कैसे आता है, धरती के नीचे प्लेट होती हैं जिनमें लावा मैग्मा होता है, और ये आपस में टकराती हैं जब भूकंप आता है। जब कोई प्लेट अपवर्ड मूवमेंट करे और एक डाउनवर्ड करे, जिससे भूकंप का वो बनता है, फोकस होता है, और उससे सेस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं, और ये धरातल पर अपना नुकसान करती हैं। जहां उसका फोकस है इसके सीधे ऊपर ही भूकंप का एपिक सेंटर होता है। एपिक सेंटर किस पर होता है, धरातल पर होता है। फोकस किस होता है, नीचे होता है। ठीक है, आई समझ में। आगे जी, आगे चलेंगे। केंद्र, फोकस की बात करते हैं। भूकंप के उद्भव स्थान को केंद्र कहते हैं। फोकस से ही PSL तरंगे निकलती हैं, ये अवतल मार्ग में यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P तथा S तरंगे पहुंचती हैं। P तथा S तरंगे कितने किलोमीटर तक पहुंचती हैं, 11,000 किलोमीटर तक पहुंचती हैं। ठीक है, कोर पर पहुंचते पर S तरंगे विलुप्त हो जाती है। बिल्कुल भाई, कोर पर पहुंचते एस तरंगे क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती हैं, और सेकेंडरी तरंगे पानी में से नहीं गुजर पाती। पी वेव्स अपवर्तित हो जाती है। इसी कारण भूकंप के अंदर से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई वेव्स नहीं पहुंचती, जिसे शैडो जोन कहा जाता है भाई। 5, ठीक है, या कि कहता है कि इसी कारण भूकंप के अंदर से 11,000 किलोमीटर के बाद, देखो 11,000 किलोमीटर तक, यारे तक 11,000 किलोमीटर तक तो सारी जाऊंगी, जो पी और एस जाऊंगी, पर इसके बाद जो 5,000 किलोमीटर का जो एरिया है ना उसमें कोई भी वेव्स नहीं पहुंचती, और उसको शैडो जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, शैडो जोन। समझ में आई बात। अब भूकंप का अधि केंद्र, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, जिसे इंग्लिश में आपका बोला जाता है एपिक सेंटर। एपिक सेंटर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का एपिक सेंटर बोला जाता है। सबसे पहले पी वेव्स यहीं पहुंचती हैं। एपिक सेंटर पर कौन सी वेव्स पहुंचती है, पी। कैसे याद रखोगे, एपिक, इसमें पी आ रहा है ना, पी, तो पी वेव्स पहुंचती है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडोन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में कौन सी गैस बढ़ जाती है, तो रेडोन गैस बढ़ जाती है। ठीक है, आगे अंतःसागरीय भूकंपों के द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहते हैं। आसान है। अर्थक्वेक की तीव्रता मापने वाले यंत्रों को क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ। 3 टाइप के स्केल होते हैं, जैसे हैं एक तो रिएक्टर स्केल, मर्केली स्केल, राशि फेरल स्केल। कितने प्रकार के स्केल हो, 3। फेमस कौन सा, रिएक्टर स्केल, मर्केली स्केल और राशि फेरल स्केल। ठीक है, और रिएक्टर स्केल का विकास किसने किया था भाई, रिएक्टर स्केल का विकास किसने किया था, यह किया था चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में। 1935 में ऐसे याद रखो कि 1936 में आपका एली नेशनल पार्क, जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया है, उसका निर्माण 1936 में हुआ। 1 साल पहले 1935 में रिएक्टर स्केल का निर्माण किया था चार्ल्स रिक्टर ने। ठीक है, यह लघु गणकीय पैमाने जिसका पाठ्यांक 1 से 9 है। मतलब कि लघु गणकीय क्या होता है कि लोगरिथम आपने पढ़ा होगा, लोग से रिलेटेड होता है, और इसका 1 से 9 मतलब ये तीव्रता होती है कि 5.5 तीव्रता का भूकंप था, 7.7 का था। ठीक है,
रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली पिछली इकाई को तीव्रता रखता है, मतलब अगली इकाई और पिछले की तीव्रता, मतलब तीव्रता मापता है, कहने का मतलब यो है। 2.0 या 3.0 का हल्का भूकंप पर 6.2 या इससे ऊपर आ गया था वो शक्तिशाली भूकंप की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की जो ये वीडियो है ये यहाँ पे खत्म होती है। तो दोस्तों, आज हमने थोड़ा बहुत पर्यावरण के बारे में पढ़ा था, और पर्यावरण के एलिमेंट्स में हम घुसे हुए हैं, जिसमें हम स्थलमंडल के कुछ आज हमने टॉपिक देखे। उनमें से सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक देखा था? सबसे पहले हमने चट्टानें देखी थी। चट्टानों के बाद हमने वोल्केनो पढ़े थे। वोल्केनो के बाद हमने अब अर्थक्वेक को भी पढ़ा था। ठीक है, ये टॉपिक हमने क्लियर किए हैं, और अगली वीडियो में हम इससे अगले के टॉपिक पढ़ेंगे। और भाई सब्सक्राइब आपको कर लेना है, ठीक है, सब्सक्राइब आपको कर लेना है, ठीक, ताकि नई वीडियो का बेल आइकन आपको, और बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपको, ये सारे आपको रिव्यू हमें देने हैं ताकि हम सुधार कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।